गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, तो यहाँ पे हमने डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आपके पास में क्या है डी एवं एफ ब्लॉक, ये पूरा अच्छे तरीके से हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। एफ ब्लॉक में आपके पास में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था इन दोनों में अंतर, वो भी उसकी टेबल भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी थी। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन आपको कराया गया जो जो प्रीवियस ईयर में आपके पास में आया गया है क्वेश्चन। ठीक है, आज आपके पास में चलेगी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, या हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ग सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, या मैं इसे दूसरा नाम क्या बोलती हूँ भाई, वर्ग सीरीज, BERQ, वर्ग सीरीज। बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब जो क्या होता है आपकी एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं होते, लेकिन होता है ना कभी बार आपके पास में जो एग्जामिनर होता है पेपर बनाने वाला, उसका दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाता है ना, तो बना देते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस से थोड़ा सा, मतलब वो सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन सिलेबस के आपके पास में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वही सीरीज आपके पास में कराई जा रही है आपको। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चंस आपको कल भी कराया था, है ना, कल की क्लास में याद है जब मैंने आपको बताया था कि आपके पास में आप इसे कहाँ ऐड करोगे, वर्ग सीरीज में ऐड करोगे, जहाँ पे था आपके पास में कि Cu प्लस रंगहीन होता है और जबकि आपके पास में Cu+2 ये क्या होता है, नीले रंग का आयन होता है। कारण स्पष्ट करवा दिया था मैंने आपको कि आपके पास में जो Cu+ होता है, इसका जो D कक्षक होता है, D10 होता है, ये क्या होता है आपके पास में पूर्ण भरा हुआ होता है, पूर्ण होता है। इसीलिए ये दृश्य प्रकाश में रंगीन आयन नहीं बनाता, रंगीन स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, इसीलिए क्या होता है, रंगहीन होता है। जबकि आपके पास में Cu2+ था, ये क्या होता है आपके पास में, ये क्या करता है भाई, इसकी जो आपका आपने देखा होगा क्या होता है लास्ट, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s0 और 3d9, याद आ रहा है किसी को, ये कम स्थायी होता है, जबकि आपके पास में 4s0 और 3d10 ये अधिक स्थायी होता है। याद आ रहा है भाई, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो 3 क्या था, 4s0 और 3d9 था, इसमें जो आपका d उपकक्ष होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपूर्ण होता है, जिस वजह से ये दृश्य भाग में क्या बनाता है आपके पास में स्पेक्ट्रम बनाता है, और क्या दिखाई देता है आपको, नीले रंग का इसमें आयन आपको दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। क्लियर? क्या है आपके पास में क्वेश्चन, मिश्र धातु वो मिश्र धातु, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे आपके पास में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला चलो भाई लिखो, एक तो आपका जो मिश्र धातु होता है इसे लिखते हैं हम एलॉय, इसे क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, है ना। अब मैंने बोला चलो दूसरा लिखो आप मिश्र धातु, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो एक बच्चा लिख रहा है भाई, उसने क्या लिख दिया, इस मिस को क्या बना दिया उसने, ये वाला मिस बना दिया, उसने लिख दिया मिस मेटल, है ना, क्या लिख दिया भाई उसने, मिस मेटल। अब मैं जब उसकी कॉपी मैंने देखी, मैंने कहा बच्चे आपने ये क्या लिख दिया, मिस मेटल ये क्या होता है, उसने बोला आपने बोला था हिंदी में मत लिखो, इंग्लिश में लिखो, तो मैंने लिख दिया मिस धातु का, मैंने लिख दिया मिस मेटल तो मुझे इतनी हंसी आई, तो आप भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है, ठीक है भाई, आप भी ऐसी गलती मत कर देना, मिस लिखना, लेकिन वो मिस इसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, ठीक है, क्या होती है, MISH होती है, और मेटल की तो आपको पता है, ठीक है, तो MISS मत लिख देना ठीक है, ये गलती मत कर देना भाई, ठीक है, मिस मेटल मत लिख देना, मेटल बोलेगा हाँ भाई तुम भी मुझे मिस करने लग गए अब तो, ठीक है। चलो, तो मिश्र धातु इसमें हम देखते हैं आपके पास में क्या है कि, अच्छा ये मिश्र धातु वैसे ना आपने ना, आपको कहाँ पढ़ा है आपने मिश्र धातु के बारे में, आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो क्या है, विभिन्न धातुओं को एक अनिश्चित नहीं, क्या आएगा, निश्चित, एक निश्चित अनुपात में मिश्रित करके उच्च ताप पर पिघलाकर या गलित मिश्रण को रासायनिक विधि से ठंडा करके धातु की वस्तुओं को
निर्मित किया जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं का एक निश्चित अनुपात मिलाने पर जो नया पदार्थ आपको प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, विभिन्न धातुओं को एक निश्चित अनुपात में हम क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं अलग अलग। जहां जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से तो हम बचपन से रूबरू हैं, इससे हम क्या है, बचपन से क्या है आपके पास में रूबरू हैं। ये पीतल है ना, क्या है आपके पास में, किससे बनता है, पीतल आपका कॉपर और जिंक का एक निश्चित अनुपात होता है। वो निश्चित अनुपात आपने मुझे लाइव चैट में बताना है और कमेंट में भी बता देना, ठीक है। अगर अभी जो आपके पास में लाइव है तो वो मुझे बता दो लाइव चैट में कि क्या अनुपात होता है, रेशियो क्या होता है पीतल का, कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होता है पीतल बनाने में। जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से बता दो क्या होता है, जल्दी से। ये आप बचपन से 4-5 सालों से इसको आपने पता नहीं कितनी बार रिपीट कर लिया है, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, तो आपके पास में क्या है कि जो पीतल बनता है वो क्या बनता है, कॉपर और जिंक का जो निश्चित रेशियो होता है, निश्चित अनुपात होता है, उससे आपका क्या बनता है, पीतल। दूसरा यहाँ पे आपके पास में क्या है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये है आपके पास में आयरन, निकिल, आपके पास में CO और क्या है, चौथा है C, है ना। तो क्या है आपके पास में आयरन, निकिल, कोबाल्ट और क्या बनता है आपके पास में जो C है, कार्बन है। ठीक है, इसके इन चारों के मिश्रण से आपके पास में क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपने अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में छाप लेना है। मिश्र धातु में क्या होते हैं, मिश्र धातु आपके पास में दो या दो से अधिक, आपके पास में क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर जब उनका एक नया रूप बनाया जाता है। ठीक है, या आप क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलाने से बना एक नया पदार्थ, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पीतल जो किसका है आपके पास में, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, दूसरा है स्टेनलेस स्टील, वो है आपके पास में आयरन, निकिल, कोबाल्ट और कार्बन। इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पास में अगर आपके एग्जामिनर ज्यादा ही आपके मेहरबान होगा तो पूछ लेगा, वो 1 नंबर में आपको पूछ लेगा, हाँ भाई बताओ पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो क्या है आपके पास में, कॉपर और जिंक। या अगर उससे थोड़ा और इसको कठिन बनाना होगा तो पूछेगा कि किस निश्चित अनुपात में कॉपर और जिंक से आपके पास में क्या बनता है, पीतल बनता है। तो वो आपने रेशियो लिखना है। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास में मिश्र धातु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, आयरन, निकिल, कोबाल्ट के साथ दुर्लभ मृदा धातु। दुर्लभ मृदा धातु क्या है, लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व, है ना, को मिश्रित करके बनी मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसने यहाँ पे आपके पास में कि आपका जो आयरन हो गया, निकिल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ठीक है, इनके साथ में हम क्या मिला रहे, दुर्लभ मृदा धातु। दुर्लभ मृदा धातु क्या हो गया आपके पास में, लैंथेनाइट श्रेणी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की बात की जा रही है यहाँ पे आपके पास में। लैंथेनाइट तत्व के श्रेणी, मतलब लैंथेनाइट आपके पास में श्रेणी के जो एलिमेंट्स है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह मतलब ऊपर उसमें मृदा में पाई जाती है। क्या कितने अनुपात में, या आप क्या बोलो, 0.5 से 2 ग्राम पर टन में ये पाया जाता है। इनकी मात्रा बहुत कम होने के कारण इन्हें दुर्लभ कहते हैं, और ये मृदा में पाए जाते हैं तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, आयरन, निकिल और कोबाल्ट, इन तीनों का क्या कर रहे हैं, दुर्लभ मृदा धातु में मिश्रित करके एक जो मिश्रित धातु बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं आपके पास में, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ये धातु अत्यंत कठोर, मजबूत वो उच्च गलनांक युक्त होते हैं। क्या होते हैं ये आपके पास में, इनसे ज्यादा अधिक कठोर होते हैं, इनसे ज्यादा अधिक मजबूत होते हैं, इनका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए इनका उपयोग हवाई जहाजों में
जो ब्लैक बॉक्स होता है, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ब्लैक बॉक्स। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आपके पास में जो हवाई जहाज होते हैं इनमें जो ब्लैक बॉक्स होता है ये कौन से रंग का होता है? हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, बताओ भाई। जो आपके पास में हवाई जहाज होता है, ये यहाँ पे लिखा है ना आपके पास में ब्लैक बॉक्स, तो फटाफट से बताओ ये कौन से कलर का होता है? अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉक्स है तो कौन सा, ये ब्लैक कलर का होगा, तो ये आपके पास में ब्लैक कलर का नहीं है भाई, ठीक है, ये ब्लैक कलर का नहीं है। अब मुझे बताओ कौन से कलर का है ये, ठीक है, किसी को अगर पता है तो फटाफट से बता दो जल्दी से, कौन से कलर का होता है आपके पास में ये ब्लैक बॉक्स? पता है भाई किसी को? आपके आंसर का इंतजार कर रही हूँ मैं, जल्दी से बता दो किस किस को पता है। हाँ, कुछ बच्चे गूगल करके बताएंगे अब कुछ बच्चे आप गूगल करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये होता है आपका ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का होता है ये होता है आपके पास में ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का। हाँ, और ये मत बोलना भाई, ये क्वेश्चन आपके बारे में पता नहीं कितनी बार में आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है। और आपने अगर जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो वहां पे भी आपको कई बार पूछ लेता है कि जहाजों में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस रंग का होता है। आपके पास में ऑप्शन देगा आपको ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर या नन ऑफ दीज। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार क्या क्वेश्चन दे रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स होगा तो ब्लैक कलर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इतना बेवकूफ भी नहीं होता यार एग्जामिनर जितना आप सोचते हो, है ना। तो जब ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होता तो क्यों लिखता वो, है ना। तो ये कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। वो आपके पास में क्या बोला है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, ये मिश्र धातु का यूज कहाँ होता है, जहाजों के ब्लैक बॉक्स में और निष्क्रिय बॉक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से इसका क्या ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, इसको भी आप अपनी कॉपी में इस पर साइड में लिख देना कि जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो ऑरेंज या नारंगी कलर का होता है, या आप ऑरेंज कलर भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है आपके पास में, क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण क्या है, ठीक है। क्या पूछा गया है यहाँ पे आपके पास में, क्या आपके पास में जो क्रोमिल क्लोराइड, पहले तो आप मुझे फटाफट से क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो, इसका परीक्षण क्या है। तो क्या है, किसी लवण में क्लोराइड आयन के परीक्षण के लिए क्रोमिल क्लोराइड आयन युक्त लवण को H2SO4, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, सांद्र H2SO4 वो आपका क्या है K2Cr2O7, ठीक है। क्या है K2Cr2O7, फटाफट से इसका नाम बताओ, इसको इससे इसका नाम भी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है आपके पास में, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपके पास में, ठीक है, के साथ मिलने पर क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी वाष्प बनती है, इसे जल में प्रवाहित करने पर क्या बनता है आपके पास में, ये आपका पीला है, ठीक है, पीले रंग का द्रव बनता है जो लेड एसिटेट से क्रिया करके पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास में, ये क्या बनाता है, पीले रंग का, पहले तो ये आपका ऑरेंज वेपर बनाता है, देन जब ये रिएक्शंस करता है किसके साथ में, आपका जल के साथ में, ठीक है। तो जब ये जल के साथ में रिएक्शंस करता है कौन, क्रोमिल क्लोराइड, तो ये बनाता है आपके पास में येलो लिक्विड, ठीक है भाई। और जब ये आपके पास में लेड एसिटेट के साथ में क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है आपके पास में, येलो पीपीटी बनाता है, क्लियर। इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं इसको, है ना। तो आपके पास में सबसे पहले क्या है, किसी लवण में क्लोराइड का आयन परीक्षण के लिए क्या करना है, हमने क्लोराइड का, इसका मतलब क्लोरीन लेना है, ठीक है, Cl माइनस आयन लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेना इसको Cl माइनस आयन, इसकी क्रिया करानी है किसके साथ में, H2SO4, ठीक है, किसके साथ में करानी है आपने, H2SO4, सांद्र H2SO4 लिख देना, ठीक है। प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, तो इससे बनता है आपके पास में क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। ये बनेगा आपका CrO2Cl2 और प्लस यहाँ पे लिख देना अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ये है आपके पास में, इसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, नाम लिख लेना भाई इसका, क्रोमिल
क्लोराइड, या दूसरा यहाँ पे क्या लिखा गया था, ये क्या है आपके पास में, ऑरेंज वेपर, ऑरेंज वेपर। ठीक है भाई, समझ गए? इसको फटाफट से लिख लो अपनी कॉपी में, दूसरा आगे कराती हूँ उसके बाद में। ठीक है, अब उसने क्या बोला, हाँ क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, Cr2O7Cl2 होता है ना, Cr2O7Cl2 ये होता है इसका भाई। ठीक है, का फॉर्मूला ये होता है Cr2O7, लिख लेते इसको, क्या है आपके पास में, Cr2O7Cl2। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते इसमें, क्या है आगे, आगे क्या बोला उसने कि ये क्या बनाता है, क्रोमिल क्लोराइड बनाता है, नारंगी वाष्प बनती है। ठीक है, अब इसे हमने क्या करना है, किसको, क्रोमिल क्लोराइड को, इसको हमने जल में प्रभावित करना है, इसके मतलब जल के साथ रिएक्शंस करनी है क्रोमिल क्लोराइड को। तो लिख लो Cr2O7, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में Cl2। क्लियर हो गई बात? एक बार मैं इसका चेक कर लेती हूँ यार, ये Cr2O7Cl2 होता है कि CrO2Cl2, एक बार मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको आप यही इसको लिख देना आप, क्या है आपके पास में, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, CrO2Cl2। क्लियर, ये है आपके पास में क्रोमिल क्लोराइड, और इसको लिख देना आप, क्या है, ये वेपर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंज वेपर आपको क्या होता है, इसमें प्राप्त होता है। अब हमने क्या करनी है, हमने रिएक्शंस करानी है क्रोमिल क्लोराइड की, किसके साथ में, जल के साथ में। तो क्या है, CrO2Cl2। ठीक है, प्लस इसकी क्या करानी है, जल के साथ में क्या करानी है, क्रिया करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, एक येलो लिक्विड आपको प्राप्त होता है, पीले रंग का आपको यहाँ पे द्रव क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें आप लिखोगे, गिब्स में लिखोगे आपका, ये बनता है आपका H2CrO4 प्लस आपका अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट, और इसका नाम होता है आपके पास में क्रोमिक। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, क्रोमिक एसिड। ठीक है, H2CrO4 क्या है ये आपके पास में, ये है क्रोमिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, येलो लिक्विड भी बोलते हैं, येलो लिक्विड। ये हमें क्या होता है, यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, ज्यादा टफ है नहीं यार इसमें कुछ भी। ठीक है, क्या हुआ, क्लोरीन का आयन हमने इसकी क्रिया कराई H2SO4 प्लस K2Cr2O7, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके पास में, पोटेशियम क्रोमेट भी बोलते हैं। क्या प्राप्त हुआ, क्रोमिल क्लोराइड तथा अदर प्रोडक्ट, ये हमारा ऑरेंज वेपर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसके जल के साथ में क्रिया कराई। ठीक है, जल के साथ में क्रिया कराने हमें क्या प्राप्त हुआ, येलो लिक्विड, या आप क्या बोलोगे, क्रोमिक एसिड हमें प्राप्त हुआ। आगे क्या था यहाँ पे हमारे पास में, फिर हमने लेड एसिटेट ना, क्या बोला उसने, लेड एसिटेट, लेड एसिटेट, लेड एसिटेट की क्रिया करानी है किसके साथ में, क्रोमिल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, सॉरी क्रोमिल नहीं, क्रोमिक एसिड के साथ में क्या प्राप्त हो आपको, क्रोमिक एसिड प्राप्त हो ना, इसकी क्रिया करानी है किसके साथ में, लेड एसिटेट के साथ में। तो करा देते इसकी क्रिया। ठीक है, तो क्या था आपके पास में, H क्या था, H2Cr, क्या था आपके पास में, H2CrO, O कितना था भाई, O कितना था, O4 था ना आपके पास में। और इस लेड एसिटेट, जल्दी से मुझे लेड एसिटेट का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है आपके पास में। तो ये होता है आपका PbCH3COO, इसका होता है होल ट्वाइस। ठीक है, क्या होता है, Pb लेड हो गया, और एसिटेट का क्या होता है, Pb। ठीक है, ये होता है PbCH3-COO। ठीक है, और यहाँ पे भी उसकी एक वैलेंसी खाली होगी, उसको भी ऐसे ही छोड़ देना, इसको ऐसे कर देना। ठीक है, और इसका होल ट्वाइस, इसकी क्रिया होगी इसके साथ में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक होगा एसिटिक एसिड प्राप्त होगा, दूसरा होगा यहाँ पे लेड क्रोमेट। ठीक है, एक होगा एसिटिक, मतलब यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये जाएगा इसके साथ में क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा CH3COOH, और ये PbCrO4। ठीक है, क्या बनाएगा आपका, PbCrO4 और प्लस आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे बोलते हैं लेड क्रोमेट।
क्या नाम हो जाएगा? लेड क्रोमेट, या आपके पास में आप क्या लिख लेना, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। क्लियर हो गई बात? उसको उसका नाम भी लिख देना। उसका नाम क्या है आपके पास में? एसिटिक एसिड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पे लिख लेना ये क्या है? लेड एसिटेट, लेड एसिटेट। और ये क्या है आपके पास में? ये है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बस यही तो था इसमें। यही आपके पास में क्या था? क्रोमिल क्लोराइड का क्या था आपके पास में? क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण था, परीक्षण थोड़ी मैं उल्टा बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्या करा हमने? जब हमने क्या करा आपके पास में, क्लोरीन क्लोराइड का एक आयन के क्रिया किसके साथ में? सांद्र H2SO4 में कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 तथा आपके पास में K2Cr2O7 के साथ पे कराई, या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोल सकते हो। तो आपको क्या प्राप्त हो? क्रोमिल क्लोराइड तथा अदर प्रोडक्ट। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो? ऑरेंज वेपर। ये आपको लैब में आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपके टीचर्स आपको लैब में इसको जरूर कराएंगे, देख लेना आप। ठीक है, नहीं भी कराएंगे तो आप बोल देना भाई हमें क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण करना है। ठीक है, तो फिर आपका क्रोमिल क्लोराइड को क्या करा? जल में प्रवाहित करा, तो आपका क्या पड़ा? एक येलो आपको लिक्विड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑरेंज वेपर प्राप्त होता है। तब ऑरेंज वेपर का आपने जब जल के साथ में प्रवाहित करा तो आपको येलो लिक्विड यहाँ पे क्या होने लग जाता है? प्राप्त होता है। फिर आपने क्या करा? जब आपको यहाँ पे क्रोमिक एसिड की क्रिया कराने हमने लिक्विड एसिड के साथ में, तो आपको क्या प्राप्त होता है? येलो पीपीटी प्राप्त होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं? आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास में? अंतराकाशीय यौगिक तथा क्लेथरेट क्या है? ठीक है, क्या बोला इसने आपके पास में? क्लेथरेट और अंतराकाशीय अणु क्या है आपके पास में? ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, तो क्या है? जब किसी अणु या परमाणुओं द्वारा निर्मित गड्ढेनुमा संरचनाओं में बाह्य पदार्थ के अणु एकत्रित हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? गड्ढेनुमा संरचना किसके है? किसी अणु या परमाणु द्वारा निर्मित गड्ढेनुमा संरचनाओं में बाह्य पदार्थ के अणु क्या होने लग जाते हैं? एकत्रित होने लग जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। वो जब बाह्य पदार्थ द्वारा निर्मित जालक संरचना में किसी पदार्थ के अणु एकत्रित हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लेथरेट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? क्लेथरेट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर आपके पास में क्या है? कुछ गड्ढेनुमा है और इसमें क्या होने लग जाते हैं? आपके अणु एकत्रित होने लग जाते हैं, एकत्रित। ठीक है, बाह्य अणु। ठीक है, इसमें क्या होने लग जाता है आपके पास में? बाह्य अणु। और जब आपके पास में बाह्य पदार्थ द्वारा निर्मित जालक संरचनाओं में क्या हो रहा है? किसी अन्य पदार्थ के अणु एकत्रित हो रहे। ठीक है, क्या हो रहे हैं यहाँ पे? किसी अन्य पदार्थ के अणु एकत्रित हो रहे, तो इसे क्या कहते हैं? क्लेथरेट कहते हैं। ठीक है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ज्यादा कुछ है नहीं यार इसमें। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है? क्या कारण है कि आपके पास में जो क्रोमियम और आपका क्या है? मैग्नीज है, Mn, ठीक है, में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। तो रीजन क्या है इसमें? जो ज्यादा कुछ है नहीं लिखने का, है ना, क्योंकि क्रोमियम वो जो आपका मैग्नीज है, इसमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्या लिखोगे? कि क्रोमियम व मैग्नीज में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है, क्योंकि क्रोमियम व मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। थोड़ा सा था, 1 नंबर का था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? असमानुपातम और विषानुपातम आपके पास में क्या है? अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, देखते हैं इसको। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अभिकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण वो अपचयन दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? असमानुपातन। या जिसमें क्या हो रहा है? अपचयन ऑक्सीकरण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? या ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों ही हो रहे हैं उसमें। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? असमानुपातन। वो अपचयन दोनों होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर देना भाई। ठीक है, क्या लिखोगे इसको?
कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक ही अभिकारक पदार्थ का, इसमें क्या हो रहा है, एक ही पदार्थ है, ठीक है, एक ही अभिकारक अणु है जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उसे तो हम क्या बोलेंगे, असमानुपातन बोलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपके पास में असमानुपातन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको आप इतना इरेज कर देना भाई, या उसी को हम क्या बोलते हैं, विषमानुपात, इसको आपने इतना इरेज कर लेना है, ठीक है, इसको आप इतना इरेज कर लेना, इतना इसको इरेज कर लेना भाई, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में, एक ही क्रिया, एक ही अभिकारक अणु में क्या हो रहा है, उसी में आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी में आपके पास में क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, असमानुपातन, ठीक है, इसको भी हटा देना, यहाँ पे असमानुपातन को भी यहाँ से हटा देना भाई, ठीक है, यहाँ से इसको भी हटा देना। या आप एक काम करो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इतना लिख देना, इतना आप लिख देना कि एक ही अभिकारक अणु में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और एक ही अभिकारक अणु में आपके पास में उसी में ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी में आपके पास में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण भी उसी में हो रहा है और उसी में आपका अपचयन भी हो रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे क्या है, अच्छा हाँ, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है, किस प्रकार से इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिया है यहाँ पे आपके पास में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैंने लिया आपके पास में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और आपको पता है जब क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में होती है तो उसकी ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है, 0 होती है ना, ठीक है, और इसके क्रिया कराई हमने 6 NaOH के साथ में, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इसको हमने क्या करा, गर्म करा, इसको आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 5 मॉलिक्यूल्स बने आपका NaCl के, 5 मॉलिक्यूल्स किसके बने, आपके NaCl के बने, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लोरीन को देखो, इसकी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और यहाँ पे सोडियम को तो छोड़ ही देते, फिलहाल लिख देते +1 हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शंस को, ठीक, इतने ही आई बात समझ में आपको। आगे है यहाँ पे आपके पास में प्लस, आपका क्या है, NaClO3, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट, ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोरेट, ठीक है, नाम क्या है, सोडियम क्लोरेट, इसको लिख देना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या लिख दोगे इसको, सोडियम, ये हो जाएगा आपके पास में क्लोरेट और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में +1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा +1 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -2, है ना, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो +2 क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉरी माइनस क्या आ जाएगा, 2 है ना, तो -2 × +3 तो कितना हो जाएगा, -6, प्लस क्या करोगे, +1 और प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं पता तो x लिख लो, है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं पता तो x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x = हमारे पास में कितना आ जाएगा, -5, ठीक है, x = कितना आ जाएगा आपके पास में, -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, -5। क्लियर हो गई बात, सॉरी क्या था यहाँ पे, 0 = -5 -6 +1 और +x था ना, तो x = क्या हो जाएगा, ये इसका पक्षांतर होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +5, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती ना, आपने निकाली होगी भाई, 11th क्लास में आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाली होगी, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, +5 आ रही है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्लोरीन की क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, 0 हो रही है ना, ठीक है, यहाँ पे कितनी है आपके पास में, 0 है।
अब आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो। क्या ध्यान दोगे आप? यहाँ इसी क्लोरीन में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। और इसी क्लोरीन में क्या हुआ, आपका उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ, है ना। तो यही आपके पास में क्या है, असमानुपातम, या इसे क्या बोलते हैं, विषमानुपातम। ठीक है, तो एक इस तरीके से आप एरो बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से, और एक इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको एरो बनाओगे। क्लियर हो गई बात? और लिखोगे क्या है यहाँ पे आपके पास में, क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे क्लोरीन की संख्या में कमी, क्लोरीन की ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे क्लोरीन की ON या ऑक्सीडेशन भी लिखना, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया इसको, है ना। यहाँ पे आप वृद्धि लिख देना और यहाँ पे आप कमी लिख देना। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। यहाँ पे देखो 0 से क्या हुई, -1 हुई, यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसको वृद्धि लिख देना, इसको क्या लिख देना, वृद्धि लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे, इसको वृद्धि लिख देना, इसको आप वृद्धि लिख देना भाई। यहाँ पे क्या हुई आपके पास में, वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पे वृद्धि हुई, और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, कमी हुई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम असमानुपातन अभिक्रिया। क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे तरीके से इसको बना लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कुछ छूट गया। ठीक है, क्या छूटा आपका, +3OH H2O +3H2O। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सब कुछ बैलेंस होगा, 6H है, वहां पे भी 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने है, 6 है, यहाँ पे 3 ये हो गए, 3 ये 6 हो गए। सोडियम देखो 1 और 5 यहाँ पे आपके पास में 6, यहाँ पे भी 6। क्लोरीन देखो, क्लोरीन आपका 3 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कितने हो गए, क्लोरीन की संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी बैलेंस हो चुकी होगी। ठीक है, तो सबको आपने, अच्छा ये Cl2 आएगा यहाँ पे ना, हाँ, तो क्लोरीन भी 6 है, वहां पे 5 और 1 6, सब कुछ बैलेंस है भाई। बैलेंस रखना, अपनी लाइफ को भी बैलेंस करो, है ना, और अपनी इक्वेशंस को भी बैलेंस करो, दोनों को बैलेंस करो, और अपने फोन में भी बैलेंस कर देना, है ना। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सिक्का या क्या है आपके पास में, मुद्रा धातु। ठीक है, मुद्रा आपको पता है ना, मुद्रा किसको बोलते हैं, है ना, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में है फर्स्ट बी वर्ग के तत्व, जैसे आपके पास में क्या हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Ag क्या होता है भाई, सिल्वर, है ना, Ag क्या होता है आपके पास में, सिल्वर, और Au गोल्ड। ठीक है, को मुद्रा धातु कहते हैं क्योंकि पुरातन काल में इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता था, मुद्राएं के रूप में किया जाता था। तो ये क्वेश्चंस तो भाई आप इससे तो आप अच्छी तरीके से रूबरू हैं, ज्यादा इसमें कुछ समझने के लिए था नहीं, है ना। क्या होता था कि पहले के जमाने में या पुराने आपके पास में पुरातन काल में क्या होता था, जो आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया या सिल्वर, इनका उपयोग किसमें किया जाता है, मुद्राओं, पैसों के रूप में किया जाता था, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सिक्का धातु या मुद्रा धातु इन्हें कहते हैं। ज्यादा कुछ था नहीं, है ना, इजी था बिल्कुल। थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मिश्र धातु क्या हो गया आपके पास में, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जैसे हमने यहाँ पे, और धातु का निर्माण किस रूप में करते हैं, निश्चित अनुपात में करते हैं। जैसे हमने क्या देखा आपके पास में, पीतल जो क्या है, कॉपर और जिंक का निश्चित अनुपात में मिश्रण है। ठीक है, मिश्र धातु क्या हो गया आपके पास में, कि आयरन, निकल और कोबाल्ट इनका, और दूसरा क्या है, दुर्बल मृदा धातु जो क्या है, लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व हैं। इन दोनों का क्या होता है, जो मिश्रण होता है उसे जो धातु बनता है उसे बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, अत्यंत कठोर होता है, इनका गलनांक भी उच्च होता है, इसीलिए इनका यूज कहा किया जाता है जहाजों के ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण भी देख लिया हमने आपके पास में, किया हमने क्लोरीन के आयन की
आपके पास में क्रिया किससे कराई, सल्फ्यूरिक एसिड तथा आपका K2Cr2O7 से कराई, तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, क्रोमिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ भाई, अदर प्रोडक्ट, क्रोमिल क्लोराइड में ऑरेंज वेपर था, फिर हमने क्या करा, इसका जल में प्रभावित करा, तो आपको येलो लिक्विड यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर हमने लेड आपके पास में एसीटेट से क्रोमिक एसिड की क्रिया कराई, तो हमें येलो पीपीटी प्राप्त हुआ। रिएक्शंस देख लेना, अंतरकाशी यौगिक, ठीक है, इसको भी देख लेना भाई। आगे था आपके पास में कि असमानुपातम, अच्छा कुछ और छूट गया, हाँ ये छूट गया, इसका तो 1 नंबर में था। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए आपके पास में जो आपका क्या होता है, क्रोमियम होता है और मैग्नीज होता है, इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है ना। कि आपके पास में असमानुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व में ऑक्सीकरण भी होता है और उसी तत्व में क्या होता है, अपचयन भी होता है। क्लियर हो गई बात, ये रिएक्शंस आप लिख लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिएक्शंस लिख लेना भाई। तो अब आपका जो आपके पास में डी एवं आपका क्या था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आपका जो यूनिट है, ठीक है, एलिमेंट्स, ये हो चुका है आपके पास में कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, इसकी आपके पास में एमसीक्यू भी जरूर आएगी, हर जैसे आपको पता ना, हर चैप्टर की जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके नेक्स्ट संडे को उसकी एमसीक्यू आपके पास में जरूर आपको पूछा जाता है ना। तो वो आपको आपकी लाइव क्लास होती है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट रहता है उस चैप्टर से रिलेटेड तो उसमें आपने पूछ सकते हो। क्लियर हो गई बात, तो ये चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेश्चंस आपकी कुछ भी हो तो आपने कमेंट में या लाइव चैट में, आप लाइव चैट का देखो, लाइव चैट का इतना पढ़ा नहीं जाता है ना, क्योंकि उसमें चलती रहती है, बातें चलती रहती है, तो इतना उसमें ध्यान नहीं जाता। लेकिन कमेंट तो मैं हर क्लास के बाद जरूर देखती हूँ, चाहे 1 दिन बाद करो कमेंट, 2 दिन बाद, तो आपको आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चंस होगा तो आंसर आपको 1 या 2 दिन में उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो डाउट होगा तो पूछ लेना। दूसरी चीज, आपके पास में चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, जितने भी मैंने आपको चैप्टर करा दिए हैं सबके क्या करना है, आपने प्रश्नावली लगानी है ना। देखो जितने भी हैं आपके पास में, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो ना, तो एनसीईआरटी का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एनसीईआरटी में पूछा गया हो उसकी प्रश्नावली में और मैंने नहीं कराया होगा, ऐसा आपके पास में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो खुद से आपने क्वेश्चन पढ़ने, वैसे मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर के हिसाब से पूरा अच्छे तरीके से करा देती हूँ, फिर भी आपने क्वेश्चंस करते रहना है, न्यूमेरिकल को मत छोड़ना, है ना। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल छोड़ देते, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दूसरा एमसीक्यू भी चलते रहना, एमसीक्यू भी लगाते रहना हर चैप्टर के बाद, तो मजा आएगा आपको। ठीक है, एक भी नंबर कहीं भी नहीं छूटेगा। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है, ताकि आपके पास में बोर्ड में इस बार आपकी 95+ आ जाए भी केमिस्ट्री में। और सब्जेक्ट के भी साथ साथ तैयारी करते रहना, ऐसे नहीं आप बिल्कुल केमिस्ट्री में चलते रहे, केमिस्ट्री में आ गए 95 और मैथ्स में आ गया आपकी 50 या किसी और सब्जेक्ट में आ गया आपके कम, तो उसमें आपका जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस उतना नहीं बन पाएगा जितनी आपकी तैयारी रहेगी। तो हर सब्जेक्ट को लेके चलना साथ में, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तैयारी कर लेना। फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।